साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी एक प्रैक्टिस क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, और ये आज हमारी 14वीं क्लास है। ठीक है, ये 14वां प्रैक्टिस सेट है हमारा, और हम आ गए हैं अपने धीरे धीरे करके 14वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, तो बेटा धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई आपको नज़र आएंगी, और जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ये सवाल जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिले। ठीक, कह रहे हैं कि संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन है गोपाल स्वामी आयंगर। किसने ये प्रस्ताव रखा था? 4 विकल्प हैं और आपको दिए जाते हैं मात्र 5 सेकंड। तो अपना जवाब आप दीजिए, क्या इसका आप आंसर लगा रहे हैं? ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपने आंसर का चुनाव कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर याद रखें, ऑप्शन नंबर डी। गोपाल स्वामी आयंगर ने हिंदी को, देखो एक मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, समझने की है। ये राष्ट्रभाषा शब्द नहीं है, यह है राजभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी राजभाषा है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्ताव रखा किसने? गोपाल स्वामी आयंगर ने। इनके इस प्रस्ताव का समर्थन किसने करा? समर्थन कहते हैं पुरजोर वकालत करना। तो किसने इनकी इस बात का समर्थन किया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए? उनका नाम भी याद रख लें, उनका नाम है रघुनाथ विनायक धुलेकर। रघुनाथ विनायक धुलेकर, इन्होंने इसका समर्थन करा गोपाल स्वामी आयंगर का। और किसने विरोध करा? ये जीके में भी सवाल आ सकते हैं बेटा हिंदी के मामले में। तो किसने इस बात का विरोध करा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? तो उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथनी। तो ये नाम भी आप याद रख लो, काम आएगा आपके, फ्रैंक एंथनी। इन्होंने विरोध करा था, फ्रैंक एंथनी ने। ठीक है, अच्छा हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी राजभाषा कब बनी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। राजभाषा बनाया गया, और इसी वजह से 14 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को हर साल मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था भैया? गोपाल स्वामी आयंगर ने। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बेटा कि मूर्धन्य व्यंजन हैं। ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो मूर्धन्य हैं? कह रहे हैं च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ। मूर्धा से बोलने वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। तो आप बताइए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, और अपना आंसर जल्दी बताइए कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है मूर्धन्य व्यंजन के मामले में। तो आपने बेटा अपना आंसर लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, टैट है, डेड है, ये मूर्धन्य है। ठीक है, देखो ये जो है ये तालव्य हैं। बताते हैं आपको कि अख विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालु राम, इचयस भी है तालु राम। तो च वाले तालु से बोलते हैं। ठीक है, हाँ
देखो तैथ है दैथ है ये होते हैं दंतीय, और ये टैठ है डैड है ये होते हैं मूर्धन्य, मूर्धा से बोलते हैं। और उप आते हैं ओष्ठ में, तो उप पै वाले कौन से होंगे? ओष्ठीय, ठीक है, ओष्ठीय। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए चलते तीसरे सवाल की तरफ, और कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? कह रहे हैं पुष्प, पूज्य, परिस्थिति या प्रशंसा। 4 विकल्प हैं, इनमें गलत कौन सा? वर्तनी के हिसाब से अपना आंसर लगाइए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आपका आंसर जो आया है वही आंसर मैं लगाऊंगा। इसमें गलत कौन सा है? पूज्य गलत है। एक्चुअल में पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। तो पूज्य में बड़े उ की मात्रा लगाते हैं हम, बड़े उ की मात्रा लगाते हैं, ठीक। एक शब्द मैं बताऊंगा, देखिए पुष्प ठीक लिखा हुआ है वर्तनी के हिसाब से, पूज्य गलत था, हमने सही कर लिया। परिस्थिति जो है वो सही लिखा हुआ, प्रशंसा भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। एक शब्द और होता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वो शब्द भी कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। तो एक शब्द वर्तनी के हिसाब से मैं बताऊंगा। एक शब्द होता है, उसे कहते हैं अक्षोहिणी। अक्षोहिणी सेना होती थी जिसमें हजारों की संख्या में हाथी घोड़े होते थे। तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता अक्षोहिणी, अक्षोहिणी ऐसा। तो 5 शब्द हो गए। पूज्य कैसे लिखा है? देखिए पुष्प सही लिखा हुआ है, पूज्य ऐसे लिखा जाएगा, परिस्थिति ठीक है, प्रशंसा ठीक है, और 5वां शब्द ये हो जाएगा आज का अक्षोहिणी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। ये कह रहे हैं कि निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहा जाता है बेटा? ये सवाल है हमारा। कह रहे हैं समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद है इस सवाल का आंसर आप लोगों को बखूबी पता होगा। तो बेटा आप अपना आंसर लगाइए, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है? देखिए 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, ये विकार है, विकार, ये बेकार नहीं है। कभी साहब बेकार समझ रहे हैं, विकार मतलब परिवर्तन। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्द बताऊंगा। एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आल्य। अब जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो विद्या का आवरण और विद्या का आवरण और आल्य का आवरण, जब ये दोनों मिलेंगे ना एक जगह, इनका जो परिवर्तन होगा तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होगी और वो शब्द हो जाएगा विद्यालय। तो ये जो विकार हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। परिभाषा कई बार पूछी गई है, रट्टा मार दो जी इस पे। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? तो संधि। 5वां सवाल कह रहे हैं, देखिए 5वां सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रति प्लस 1 बराबर प्रति 1 में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। आसान सा सवाल है, सब बच्चों को पता होगा। आपको फिर भी 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो लगाइए आप अपना आंसर। अगर आपने अपना आंसर लगा लिया है तो उसको चेक भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी। देखो ये जो यण संधि होती है ना, इसमें 3 चीज़ें टूटती हैं। एक य, या, ई, यू, इस तरीके के। एक उ टूटता उ ए, ठीक है, उ में।
और एक टूटता है रे। ठीक है, क्या टूटता है? रे। ये यण संधि में टूटते हैं। तो इसमें क्या टूटा? प्रति एक, प्रति एक। तो ईए 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 ऐसी तो बोलेंगे ईए। तो प्रति एक, प्रति 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 एक को क्या बोलेंगे? प्रति। ई वाली आ गई और एक, तभी तो बना प्रति एक। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं छठा आज का, कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अब जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इतने आसान ऑप्शन लिखे गए कि इसमें कोई भी बता देगा कि फारसी का कौन सा नहीं है। कह रहे हैं दुकान, पजामा, नापाक या पेपर, इनमें फारसी का कौन सा शब्द नहीं है। तो सब बच्चों को पता होगा, लगाइए अपना आंसर। क्या बेटा आप लोग लगा रहे हैं? पहली बात तो आपने लगा दिया होगा अब तक। तो मैं बता दूं कि पेपर शब्द जो है वो फारसी का नहीं है, और ये तीनों शब्द जो हैं ये फारसी भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। ये जो पेपर शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा का भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जिस भाषा का है उसका नाम है ग्रीक या लैटिन। पेपर शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द जो है इसमें तद्भव लिखा हुआ है? सिंह है, चीता है, व्याघ्र है, ठीक है, या फिर मूषक है। अपना आंसर लगाइए, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। सिंह, चीता, व्याघ्र या मूषक, इनमें आपको ये बताना कि तद्भव कौन सा है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए जो आंसर है इसका सही वो है, क्या है? चीता। मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था षटकोण वाला से किस में आता है ज़्यादातर? तो तत्सम में। आधा वर्ण किस में आता है? तत्सम में। और सिंह आपको पता है कि संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो मैं हर बार आपको तत्सम तद्भव बताता हूँ। जैसे ये तत्सम है 5 और इनके हमें तद्भव लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे एक तत्सम शब्द बचा ये वाला, ये तत्सम हो गया सिंह। सिंह तत्सम हो गया तो इसका तद्भव लिखना है। अच्छा, चीता तद्भव है, तो चीता चूँकि तद्भव है इसका हमें लिखना है तत्सम। अच्छा, व्याघ्र जो है, व्याघ्र शब्द जो बेटा व्याघ्र, वो शब्द आता हमारा तत्सम, तो इसका तद्भव लिखना है। और एक शब्द लिखा हुआ है हमारे पास में मूषक, मूषक। और एक शब्द मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूँ, एक शब्द लिखवा देते हैं, उसको बोलते हैं हम बेटा, चलिए इसको लिखते हैं एक लिखेंगे, अच्छा सा लिखेंगे। आजा भाई कोई अच्छा सा, तो अच्छा सा शब्द हमारे सामने निकल कर आया है भालू। अच्छा सा शब्द ये निकल कर आया भालू। और भालू निकल कर आया तो वो भी निकल कर आया दिमाग में कौन सा? तद्भव। इसका तत्सम लिखना है, इसका तत्सम लिखना है। तो जहाँ मैंने डैश लगाया है ना वहाँ आपको फिल करने हैं। ठीक है, तो सिंह का क्या हो जाएगा बेटा तद्भव? शेर। चीते का क्या हो जाएगा? चित्रक। व्याघ्र का क्या हो जाएगा बेटा? तो सुना होगा बाघ। मूषक का क्या होता है बेटा? चूहा। और भालू का होता भल्लूक। भालू का क्या होता है? भल्लूक। तो भल्लूक का मतलब होता है भालू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द चुने। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक है, वो आपको चुनना है। ठीक है, तो कह रहे हैं हिमालय, सोना, नदी और सभा। आसान सा सवाल है, सब बच्चों को पता होगा कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसा है? जातिवाचक। अब देखो जो हिमालय शब्द है वो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर एक पर्वत की बात है हिमालय की। लेकिन अगर मैं पर्वत बोलूँ तो पर्वत जातिवाचक है, क्योंकि उसमें सभी पर्वत आ जाते हैं।
सोना शब्द जो है वो द्रव्यवाचक है। क्या है? द्रव्यवाचक। लेकिन सोने की अंगूठी है तो वो जातिवाचक है। ठीक है। नदी शब्द जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि इसमें सभी नदियों का उल्लेख हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो गंगा की बात करूं तो गंगा अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, जो सभा शब्द लिखा है वो एक समूह है, कई सारे लोग उसमें आएंगे, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी भैया? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने सब लिख लिए कौन से में कौन सी संज्ञा आएगी बेटा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आएगा 9वां। 9वें सवाल में क्या कह रहे हैं आज देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इसका मतलब पुल्लिंग अगर वो नहीं है तो फिर वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। तो कह रहे हैं गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले बताऊं, आप खुद अपना आंसर लगा लीजिए, इससे आसान सवाल भी नहीं मिलेगा। तो गाय कैसा शब्द है बेटा? गाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग नहीं है तो कौन सा आंसर लगेगा? ए, और ये हो जाएगा गाय। गाय कैसा है? स्त्रीलिंग। गाय शब्द बेटा कैसा आता है? तो स्त्रीलिंग आता है। ठीक है। अच्छा, ग्रंथ, शेर, अर्क। अगर अर्क में आपको डाउट लग रहा है ना, तो अर्क वैसा पर्यायवाची है सूर्य का, और ये सभी शब्द जो है वो कैसे हैं? तो बेटा वो पुल्लिंग है। देखो पुल्लिंग होता है, मैं कई बार बोलता हूँ पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता। ठीक, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि पीयूष राम को पीट रहा है, इनमें रेखांकित शब्द में कारक बताओ। पीयूष राम को पीट रहा है, तो इसमें जो रेखांकित वर्ड है ना को, ये किस कारक के लिए आया है? ठीक है, तो संबंध कारक को, कर्म कारक को, कर्ता कारक को, या अपादान कारक को। ठीक, जल्दी अपना आंसर लगाइए, कोई मुश्किल बात तो है नहीं बाबू, जल्दी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ठीक है? लगाया अपना आंसर? ठीक है, तो आपने अगर आंसर लगा लिया है तो वही आंसर मैं लगाऊंगा, कर्म। देखो पीट रहा है तो पीटना एक क्रिया है, पीटना एक क्रिया है, और वो क्रिया कौन कर रहा है? तो उस क्रिया को कर रहा है पीयूष। इसका मतलब पीयूष के बारे में पूछेंगे तो पीयूष तो हो जाएगा कर्ता कारक, लेकिन कोसा हमसे पूछा है। अच्छा, पीटने का प्रभाव किस पर पड़ लिया है? तो राम पर। इसका मतलब राम के बारे में पूछा तो राम के बारे में को क्या हो जाएगा? कर्म। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन ने आम खाया, अब खाने का काम तो मोहन ने करा, लेकिन किसको खाया? तो किसको खाया? आम को। आम हो गया कर्म। ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल कह रहे हैं, और ये बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है? कह रहे हैं वर्तमान काल में पूछ रहे हैं, और वो भी संदिग्ध पूछ रहे हैं। कह रहे हैं पढ़ा होगा, मैं शायद पढ़ रहा हूँ, मैं शायद पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा होऊंगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो संदिग्ध वर्तमान में है। आपको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आप लगा सकते हैं अपना आंसर। तो आपने बेटा अगर लगा लिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं शायद पढ़ रहा हूँ। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये कह रहे हैं इसमें सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन में अहि, सारंग, शक्र या मनोज। 4 लिखे गए हैं, इनमें आपको बताना है सांप का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा कौन सा नहीं है, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आपका सही आंसर होना चाहिए मनोज। ठीक है, ये मनोज जो वैसा पर्यायवाची है वो कामदेव का है। किसका है? कामदेव का। अहि, सारंग और शक्र ये किसके हैं? ये सांप के पर्यायवाची हैं। किसके बेटा? सांप के। वैसे अगर आपको पता हो तो 3-4 मिनट के लिए हर दिन हमारी एक
पर्यायवाची की क्लास आती है 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट या 7 मिनट की। अगर आप चाहोगे तो प्रतिदिन एक पर्यायवाची और बहुत ऑथेंटिक है, उसमें आप देख सकते हैं यूट्यूब से वो भी, ठीक है। डेली हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, एक ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पर्यायवाची बहुत अच्छे हो जाएं। देखो सांप के ये तो पर्यायवाची हैं, सांप का एक और पर्यायवाची आपने सुना होगा बयाल। बयाल भी सांप को कहते हैं बेटा। और सांप का एक पर्यायवाची और सुना होगा उरग। और मैंने बताया था उरग के लिए एक वाक्यांश भी, पेट के या छाती के बल चलने वाला, सीने के या पेट के या छाती के बल चलने वाले को क्या कहते हैं बेटा? उसे उरग कहते हैं। तो उरग है, बयाल है, अही है ना, सारंग है, शक्र है, ठीक है, विषधर है, विषधर भी सांप को कहते हैं, विषधर है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, पन्नग है, पन्नग, पन्नग भी किसका है? सांप का पर्यायवाची है, पन्नग भी बोलते हैं, पन्नग भी सांप का पर्यायवाची होता है। तो एक पर्यायवाची डेली आता, अगर चाहो तो आप अपनी पर्यायवाची को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अगर आप 2-3 मिनट की वीडियो देख लें तब, ठीक है। चलिए भाई, ये कह रहे हैं प्रसन्न का विलोम इनमें से नहीं है। कह रहा है प्रसन्न का विलोम जो है इनमें से नहीं है। इसका मतलब बाकी जो है प्रसन्न के विलोम है, एक प्रसन्न का विलोम नहीं है। वो कौन सा है? अप्रशम, अप्रसन्न, खिन्न या दुखी। तो आपको बताना कौन सा प्रसन्न का विलोम नहीं है। बहुत इजी आ गया विलोम, खैर ये इतने इजी विलोम पेपर में मुश्किल ही पूछे जाएं, लेकिन लिखा गया कोई नहीं, करेंगे तो सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, जल्दी लगाओ अपना आंसर। इससे भी हल्का और क्या दूँ बताओ, है ना, इससे भी हल्का और क्या होगा? लगा लिया होगा अपना आंसर, अपना ये हो जाएगा। चलो, ये लिखा हुआ है सवाल नंबर 14 में, कह रहे हैं कि गणना, और गणना इस तरह से लिखा हुआ है, शब्द युग्म का सही अर्थ है चुभना और गिनती, गिनना और चुभझाना, चुभन और स्यून, है ना, आश्रय और पालक। सब बच्चों को पता होगा इसका आंसर, खैर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसका भी, अब तो धीरे धीरे आदत बन गई होगी आपको ऐसे शब्दों की। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से कह रहे हैं कि सही बताना आपको सही कौन सा है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, या ऑप्शन सी ठीक है, क्या ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही जो है वो करेक्ट है। कैसे? देखो, ये जो गणना है, गणना, ये जो गणना है ये तो होता है चुभना। जैसे तुमने देखा होगा आस पड़ोस में बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो उनकी जो माएँ हैं बच्चों की, वह एक दूसरे के बच्चों कह रही होती हैं कि अरे तेरी नज़र में तो हमारे बच्चे गढ़े हुए हैं, है ना, चुभ रहे हैं, गढ़ रहे हैं तुझे। तो गणना कहते हैं उसको। और ये वाली जो गणना है ये काउंटिंग है, गणना करना, जैसे इलेक्शन में वोटों की गणना होती है, तो इसका नाम होता है बेटा गिनती करना। तो ये गणना जो आता है वो हमारा गिनती के लिए आता है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं, बेसिन कहते हैं, घाटी कहते हैं, या उपत्यका कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने, और आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं क्या कहेंगे। पर्वत की तलहटी की भूमि होती है, समतल भूमि, उसे क्या कहते हैं? बनबट भी आता, वाक्यांश ये भी। लगाइए अपना आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका सही आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका मतलब होता पता, पर्वत की तलहटी की समतल भूमि, ये तो कहलाता क्या? और इसका विलोम पूछते हैं तो उपत्यका का विलोम जो होता है उसे कहते हैं अधिपत्यका, उसे कहते हैं अधिपत्यका। और इसका मतलब होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि।
तो ऊपर की समतल भूमि आधिपत्य का और नीचे की समतल भूमि उपत्य का, और दोनों एक दूसरे के विलोम है ये, और बनबट भी है, नोट कर लेना। जैसा मान लीजिए कोई पर्वत है ऐसा, ठीक है, ये पर्वत है ऐसा मान लीजिए, अर्धगोलाकार टाइप बना दिया। तो पर्वत के नीचे का ये प्लेन वाला हिस्सा, जो ये वाला प्लेन हिस्सा, इसे तो बोलेंगे क्या हम, उपत्य का। और पर्वत के ऊपर का हिस्सा, ये जो प्लेन आपको थोड़ा सा नज़र आ रही है ये वाला, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, आधिपत्य का। ये अंतर है दोनों में। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किस शब्द में सम उपसर्ग लगता है, शैप्रेम, साकार, संहार या स्वीकार। बना सकते हैं। सम जो है, सम उपसर्ग किस में है, शय परिवार है, साकार है, संहार है या स्वीकार है। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगाइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या बेटा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आंसर आपने लगा दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो सैप्रेम में उपसर्ग आएगा सै प्लस प्रेम, तो उपसर्ग हो गया सै। साकार में पता क्या बनेगा, साकार में बनता सै प्लस आकार, सै प्लस कार मत लगा देना, सै प्लस आकार, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सै। संहार में संधि तोड़ते हैं हम, सम प्लस हार, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा सम। अच्छा स्वीकार को तोड़ेंगे तो 2 ही चीज़ आ रही हैं, स्वी प्लस कार, ठीक है, स्वीकार। तो हमसे पूछ रहे सम उपसर्ग किस में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं और हम पहुंच जाते हैं 17वें सवाल की तरफ। ये कह रहे हैं कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास किस में नहीं है बेटा, नील गाय, प्रिय सखा, पीताम्बर या पराधीन। आपके सामने 4 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही है 5 सेकंड में अपना आंसर लिखिए आप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखा है ऑप्शन, अगर इस मामले को देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगना चाहिए। देखो कर्मधारय समास का जब हम लोग वर्ण विच्छेदन करते हैं ना, जब उसका हम विग्रह करते हैं, विग्रह कर्मधारय समास का, तो हम इसे कह सकते हैं नीली गाय। नील गाय का मतलब नीली है जो गाय, नील गाय का मतलब हो जाएगा नीली है जो गाय। तो है और जो किसके बीच में आता, कर्मधारय है। प्रिय सखा, इसको क्या तोड़ेंगे, प्रिय है जो सखा, ये बन जाएगा इसका, तो कर्मधारय बन जाएगा। पराधीन को बोलेंगे, पर मतलब दूसरों के, पर है जो अधीन, पर मतलब दूसरों के जो अधीन है, तो पराधीन बन जाएगा, तो इसमें भी है जो आया। पीताम्बर में अगर देखा जाए, पीले हैं अंबर जिसके वह कौन, बहुब्री। जब पहला पद और दूसरा पद दोनों का अर्थ कोई तीसरा पद संभाल लेता है, शब्द संभाल लेता है, तो उसको बहुब्री समास हम लोग कहते हैं। तो बहुब्री समास लगेगा इसमें। चलिए देखो 18वें सवाल में कह रहे हैं आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अर्थ के आधार पर मैंने कई दिन से बता रहा हूँ, मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य 8 प्रकार के। एक विधानवाचक जिन्हें सकारात्मक कहते हैं, एक नकारात्मक या निषेधात्मक जिसको बोलते हैं, एक होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, एक होते हैं आज्ञावाचक, एक होते हैं इच्छावाचक, एक होते हैं संकेतवाचक, ठीक है, हाँ, एक होते हैं संकेतवाचक, एक होते हैं संदेहवाचक, संदेह संदिग्ध वाले, ठीक है, संदेह या संदिग्ध वाले बोलते हैं उसे हम, ठीक है। और एक तो प्रश्नवाचक होते ही हैं, इंटेरोगेटिव। तो देखो कह रहे हैं आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, ठीक है। तो कौन सा इसमें बनेगा, जल्दी से अपना आंसर का चुनाव करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए
सही आंसर जो है इसमें संकेत है। देखो संदेह नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भाई अगर तुम हमसे कहते तो हम भी बारात में चलते, इसका मतलब संकेत दिया गया है, तुमने कहा नहीं इसलिए हम गए नहीं। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड करती है तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य आता है, संकेतवाचक वाक्य आता है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक। आज्ञावाचक का अगर कोई उदाहरण देखा जाए तो होता नहीं है कि आप बैठ जाइए, इसका मतलब आपको आज्ञा दे दी गई है, या आप घर जा सकते हैं। इच्छावाचक का क्या होता है, इच्छावाचक का है ना, इच्छावाचक क्या होता है, इच्छावाचक में अभिशाप वरदान होते हैं, जुग जुग जियो, ये मेरी इच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सामने वाले की इच्छा है। संदेह कहाँ होता है, हाँ संदेह मतलब शक, जैसे शायद आज वर्षा होगी, ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके की बात आएंगी इसमें। चलिए कह रहे हैं सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसका मतलब इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य जो है बेटा वो शुद्ध है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक या ठाक होंगे, है ना, और कह रहे हैं घर को सब ठीक ठाक होंगे। अब इसमें ना बहुत छोटी सी एरर है, क्या आंसर लगा सकते हैं आप, आपके सामने विकल्प 4 लिखे हुए और आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। कह रहे हैं घर पर सब ठीक ठाक होंगे, ए विकल्प सही है। बी में लिखा हुआ है घर में सब ठीक ठाक होंगे, बी विकल्प सही है। सी में लिखा हुआ घर में सब ठीक या ठाक होंगे, है ना, होंगे, इसका मतलब सी विकल्प सही है। डी कह रहे हैं घर को सब ठीक ठाक होंगे, डी विकल्प सही है। जल्दी से आप अपना आंसर लगा दीजिए, और उम्मीद है बेटा अपना आंसर अब तक लगा भी दिया होगा। तो घर पर नहीं होता, घर में होता है ना, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ठीक है, घर में होता, पर नहीं आता, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 20वें सवाल में कह रहे हैं कि किस वाक्य के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। ये वाक्यांश दे रखे हैं और इनमें बता रहे हैं कि कौन सा एक जो है वो गलत है। इसका मतलब 3 बिल्कुल सही है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, कह रहे हैं क्रम के अनुसार को यथा क्रम कहते हैं, जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। जल्दी से आंसर लगा दो, पता बच्चों तुम्हें सब है इस बार इस क्वेश्चन का भी, तो जल्दी से आंसर लगा दो। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है आपने आंसर लगाया होगा। जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। जो बहुत बोलता है वो मितभाषी नहीं हो सकता, उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो नपा तुला बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। बाकी ठीक है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, वेरी गुड, ये सही है। क्रम के अनुसार मतलब यथा क्रम, जो स्मरण रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है, इतने भाववाच्य मैंने करा दिए हैं, इतने भाववाच्य करा दिए हैं कि समझ लो बहुत इजी हो गया होगा अब आपके लिए। कह रहे हैं बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा भाववाच्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब तक लो तो आपने लगा भी दिया होगा इसका आंसर, मैं ही लेट हो गया हूँ। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन ठीक है। देखो मैंने कई बार बताया कि भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आती है और ना कर्म के अनुसार आती है, बल्कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी और हमेशा एक वचन में अगर होती है तो वो भाववाच्य है। जैसा बच्चा सो रहा है, चूँकि देखो बच्चा पुल्लिंग है इसलिए सो रहा है, बच्ची होता तो सो रही है, इसका मतलब ये कृतवाच्य है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अब यहाँ राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसका मतलब क्रिया जो आई है ना पढ़ी गई, वो राम के अनुसार नहीं है, इसका कर्म कौन सा पुस्तक है, तो पुस्तक के हिसाब से आ रही क्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्मवाच्य है। मुझसे पत्र लिखा गया, यहाँ क्रिया पत्र के हिसाब से आ रही है और पत्र जो है वो कर्म है, इसका मतलब ये भी कर्म है, ये भी कर्म है और ये हो गया कर्ता। मुझसे गाया नहीं जाता, देखो जाता पुल्लिंग क्रिया है और एक वचन में है, और निगेटिव वर्ड भी हमें देखने के लिए मिल गया है। और इससे आसान पहचान क्या बताऊँ आपको, बताओ मैंने वाच्य तीनों ऐसे करा दिए हैं, ठीक है, बहुत स्मूथ करा दिए, बहुत हल्के करा दिए हैं। मतलब मैंने आपको वाच्य में मैं समझता हूँ कि अगर मेरी हर क्लास आपने देखी होगी, ये 14वीं क्लास है हमारी,
मैं समझता हूँ कि बातचीत गलत ही नहीं होगा कभी, ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। चलिए लो जी, राम नाम जपना पराया माल अपना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कह रहे हैं धोखे से धन जमा करना, कह रहे हैं दूसरों से सहानुभूति रखना, तीसरे में कह रहे हैं सर्वज्ञ होना, चौथे में कह रहे हैं दान करना। तो इसमें कौन सा सही है? ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ आपको पता होगा। और जल्दी से बेटा इसका आंसर बता दो। राम नाम जपना पराया माल अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा लगाऊं? वही लगाऊं जो तुमने लगाया है? तो लो जी वही लगा दिया मैंने भी जो आपने लगाया है, ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका मतलब यह है कि राम का नाम जप रहे हैं और माल ऐंठ रहे हैं, इसका मतलब धोखे से धन जमा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति क्या कहलाती है? सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग पैदा होना क्या कहलाता है? शोक कहलाता है, वत्सलता है, निर्वेद है या गिलानी है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति उत्पन्न होने वाले वैराग को क्या कहते हैं? रस में आया है ये, ठीक है, तो रस में है तो शोक कहते हैं, वत्सलता कहते हैं, निर्वेद कहते हैं, गिलानी कहते हैं। तो बेटा इसका सही आंसर है जो आपने लगाया है निर्वेद। सांसारिक जीवन से, देखिए सांसारिक जीवन से मोह भंग हो जाना, वैराग पैदा हो जाना, ये क्या है? ये निर्वेद है। क्या है ये? निर्वेद है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति क्या पैदा हो जाना? वैराग पैदा हो जाना। हमने जन्म क्यों लिया, इस तरीके की चीज़ है। जन्म का सत्य क्या है, मौत का सत्य क्या है, ये जो वैराग पैदा हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। चलो अगला सवाल कह रहे हैं कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? कह रहे हैं दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी सममात्रिक छंद में आते हैं। अपना आंसर लगाइए, जल्दी से लगाइए, इतनी है ना देर ना करें, जल्दी अपना आंसर लगा दो कौन सा करेक्ट होगा बेटा। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा दिया होगा, तो मैं भी अपना आंसर लगा देता हूँ। चौपाई। चौपाई क्या है कोई पूछेगा तो तुम्हें कहना चौपाई एक छंद है, एक छंद है। कौन? चौपाई। अच्छा चौपाई कैसा छंद है? तो एक मात्रिक छंद है। कैसा है? मात्रिक छंद है। छंद तीन प्रकार के होते हैं बेटा, एक को कहते हैं मुक्तक, एक को कहते हैं मुक्तक, एक को मात्रिक और एक को वर्णिक। अच्छा मात्रिक छंद में भी कैसा है? तो आप कहोगे सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। अच्छा इसे सममात्रिक छंद क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसके प्रत्येक चरण में, एक छंद में 4 चरण होते हैं ना, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती बेटा? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। किसमें? चौपाई में, ठीक है। चलिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, और सवाल क्या है? यह है सवाल, उधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 विकल्प लिखे हुए हैं आपके सामने। जल्दी से अपना आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक, ठीक है। तो बेटा आपने अपना आंसर लगा दिया होगा, तो ये आंसर आएगा यमक। देखो यमक में क्या होता है, एक शब्द कई बार आता है और जितनी बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। उधो जोग जोग हम नहीं, पहला जोग का मतलब होता है योग्य, और दूसरा जोग का मतलब होता है योग, योग जो योग विद्या होती है ना। हम नहीं, इसका मतलब यमक अलंकार इज ए राइट आंसर, है ना। कहानी बड़ी अच्छी है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ व्याकुल होती हैं, उधर भगवान कृष्ण जो हैं हाँ वो
बड़े विद्वान व्यक्ति ऊधो को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि वो योग विद्या के निपुण हैं। ऊधो जब वो आते हैं तो गोपियों को समझाते हैं, और गोपियों की समझ में कुछ नहीं आती तो गोपी कहती हैं उनसे कि ऊधो हम जोग जोग नहीं, जो तुम सिखाना हम आए हो हम इसके लायक ही नहीं है ना, हम इसके योग्य नहीं हैं, इस योग के योग्य नहीं है जो आप हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है बेटा, हाँ, इसमें अलंकार बनेगा यमक। ठीक है, ऊधो जोग जोग हम नहीं। तो बेटा जिस बच्चे के जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों वो बिल्कुल जल्दी लिखा करो। ठीक है, और हाँ कल हमने जो है एक जीएस की क्लास डाली थी, कुछ बच्चों ने उसमें लिखा, बेटा मन हमारा भी करता है कि हम लोग भी आपको फ्री में पढ़ाएं, ऐसा कोई नहीं है कि हमारी इच्छा ना जागती हो, लेकिन एक पापी पेट का सवाल और जिम्मेदारियां कुछ घर की होती हैं, तो कुछ काम फ्री में भी होते हैं और कुछ काम जो है वो मतलब कुछ पैसों के लिए भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ पैसे के लालची हैं, हमारा मकसद आपका साथ और आपके लिए करना है। ठीक है, तो जहाँ तक भी हम कोशिश करते हैं हम आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां होती हैं, आप भी सब जानते हैं कि घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी और जिम्मेदारियां होती हैं। और देखिए आप सबको पता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पैसे से भी चलती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।